अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कितने का आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको कितना कॉर्पस रिटायरमेंट के टाइम में मिलेगा और इसके अलावा कितने की पेंशन मिल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट पे। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूं, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहेगी। एनपीएस से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, जहां पर पहले वीडियो में मैंने बात की कि एनपीएस के क्या मेजर बेनिफिट्स हैं और आप एनपीएस अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। इसके अलावा सेकंड वीडियो में मैंने टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बात की थी, तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मेजरली बात करेंगे एनपीएस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, कितने की आप पेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है और आपको रिटायरमेंट के टाइम में कितना कॉर्पस मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एनपीएस में जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मेजरली 2 अकाउंट खुलवाने के ऑप्शंस मिलते हैं, टीयर 1 अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट इसको हम पेंशन अकाउंट बोलते हैं, टीयर 2 अकाउंट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है। टीयर 1 अकाउंट में जब आप खुलवाते हैं तो यहाँ पे मिनिमम आपको 500 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडिशनल पेंशन स्कीम्स हैं जहाँ पे एक फिक्स फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है कि आपको कितने की पेंशन मिलेगी और इसके अलावा अपर लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एनपीएस उन सबसे अलग है कि यहाँ पर आपको अपर लिमिट कोई भी नहीं मिलती है, आप जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हैं। टीयर 1 अकाउंट के बारे में स्पेसिफिकली हम बात कर ले तो टीयर 1 अकाउंट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए होता है, इसको हम पेंशन अकाउंट बोलते हैं। आप एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाकर टीयर 1 अकाउंट खुलवा सकते हैं और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो मंथली या ईयरली बेसिस पे आपको जैसे कन्वीनियंट होता है वैसे कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मंथली करना है या ईयरली ही करना है, जब भी आपके पास लिक्विड अवेलेबल हो आप वहां पे अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि एनपीएस अकाउंट कौन खुलवा सकते हैं। 2004 में एनपीएस अकाउंट लॉन्च हुआ था, जब ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही अवेलेबल था, लेकिन 2009 में गवर्नमेंट ने इसे ओपन टू ऑल कर दिया। मतलब अगर केवल आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही नहीं, अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं या फ्रीलांसर हैं, तब भी आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से 65 इयर्स के बीच में लाई करती है, चाहे आप इंडियन हैं या एनआरआई रेसिडेंट है, उस केस में भी आप एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, मेजरली यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज इक्विटी, जो कि हाई रिस्क प्रोफाइल होता है। यहाँ पर आपको 14 से 15% तक के रिटर्न्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स फिक्स नहीं होते हैं क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है और मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, तो कोई भी आपको यहाँ पे गारंटीड रिटर्न नहीं देगा। लेकिन जब आप लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इक्विटी आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। दूसरी हम बात कर ले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, यहाँ पे आपको मॉडरेट रिस्क लेना होता है और यहाँ पर आपको रिटर्न्स 8 to 10% के आराम से मिल जाते हैं। थर्ड होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आप फिक्स रिटर्न्स चाहते हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 7 to 8% के रिटर्न्स मिल जाते हैं लॉन्ग रन में। एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं। हमने बात की कि हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपने एसेट्स को, हम अपने अमाउंट को कितना कितना किस क्लास में इन्वेस्ट करें? तो ये आप कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव चॉइस, सेकेंड इज ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस के केस में आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आप इक्विटी में कितना अलोकेट करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में कितना अलोकेट करना चाहते हैं। इक्विटी अलोकेशन के केस में एक लिमिट होती है, यहाँ पर आप 75% से ज्यादा अलोकेट नहीं कर सकते हैं। ऑटो चॉइस की बात कर ले तो यहाँ पर आपकी एज प्रोफाइल के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाता है कि आपकी एज के हिसाब से कितना इक्विटी में जाना चाहिए, कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाना चाहिए और कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाना चाहिए। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैंने क्या एक बार ये सिलेक्ट कर लिया तो पूरी जिंदगी मेरे को सेम चॉइस पे चलना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो ये एसेट एलोकेशन है, इसको आप मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने जो फंड मैनेजर चूज किया उसको एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक बार चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव से ऑटो, ऑटो से एक्टिव चॉइस को भी आप 2 बार चेंजेस कर सकते हैं इन 1 फाइनेंशियल ईयर। अब एग्जिट की बात कर लेते हैं। एनपीएस से जब एग्जिट का समय आता है जो कि 60 इयर्स है, 60 इयर्स पे जाकर आपको लगता है कि आप उस समय रिटायर नहीं होना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो
आप एनपीएस की एग्जिट को 10 मोर ईयर्स के लिए डेफर कर सकते हैं, मतलब 70 ईयर्स तक पोस्टपोन कर सकते हैं। 70 ईयर्स तक क्या होता रहेगा कि जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है वो आपके अकाउंट में आता रहेगा। जब 70 ईयर्स के आप हो जाएंगे उस समय में आप एनपीएस से एग्जिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जिट का प्रोसेस क्या होता है, जब एग्जिट का टाइम आता है तो उस समय में जितना भी कॉर्पस आपका इकट्ठा हुआ है उसके 60% अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हैं, और जो 40% बचेगा ना उससे आपको एन्युटीज बाय करनी पड़ेगी। अब ये एन्युटीज क्या होती है, एन्युटीज नथिंग बट ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं और इसके बहुत तरीके के प्रोवाइडर्स हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, जिनसे आप एन्युटीज परचेज कर सकते हैं और वहां से आपका जो रिटर्न है वो फिक्स रहेगा और आपका मंथली पेंशन भी फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होते हैं वो 6% तक आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, जो एन्युटीज आप परचेज करते हैं, मतलब जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं जिससे आपको मंथली पेंशन मिलती है, उसमें भी बहुत तरीके के प्रोवाइडर्स है और उसमें भी कैटेगरी ऑफ एन्युटीज है जिसमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से कौन सी एन्युटी बेस्ट रहेगी। तो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे कैलकुलेट करेंगे कि पर मंथ आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना आपका लमसम क्रिएट हो जाएगा, उसमें से आपको कितना एन्युटीज में डालना है और कितना विड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्विकली हम एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाते हैं। यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आपकी एज 30 इयर्स की है और आप 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। 60 इयर्स का रिटायरमेंट एज रहेगा तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ईयर 30 इयर्स रहने वाला है। हम मानते हैं कि आप अभी अर्ली इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो आपका इक्विटी एलोकेशन थोड़ा हाई रहेगा, तो उस केस में आप 12% के एवरेज रिटर्न्स मान सकते हैं। और जब आप एग्जिट का टाइम आएगा तो उस समय 40% आप एन्युटीज परचेज करेंगे और एन्युटीज का रेट ऑफ रिटर्न 6% का हो जाता है। तो उस केस में आपका कितना कॉर्पस बन जाएगा, उस केस में आपको मिल जाते हैं 3.5 करोड़ रुपए। इस 3.5 करोड़ रुपए को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कितना लमसम विड्रॉ करना है और कितना एन्युटीज परचेज करना है। तो हम 60-40 का रेशियो ही लेकर चलेंगे। 60% आप विड्रॉ कर लेंगे और 40% जो हो जाता है 1,40,00,000 रुपए, उसको आप इन्वेस्ट कर देंगे एन्युटीज परचेज करने के लिए, ताकि आपको एक पेंशन मिलता रहे। अब जब ये पेंशन वाली बात आती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि इन केस ऑफ आवर डिमाइज, क्या जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया मेरा बर्बाद हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी मल्टीपल टाइप ऑफ एन्युटीज होती हैं जिसमें आप परचेज करके आप अपनी रिटायरमेंट ईयर्स को सिक्योर कर सकते हैं। आपके बाद आपके जो स्पाउस है, नॉमिनी है, डिपेंडेंट है, उनके भी फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते हैं। तो उसमें कैटेगरी ऑफ एन्युटीज होती है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एन्युटीज प्रोवाइडर हैं। उसके लिए हम एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर अंडर एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर हमें सारी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से एन्युटीज प्रोवाइडर्स हैं। अब यहाँ पे जब हम क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो हमें पेंशन कैलकुलेटर खुलेगा और कौन सी एन्युटी हमें परचेज करनी है वो सारी डिटेल्स खुल जाएंगी। यहाँ पे हमने माना है कि हमारी एज 30 इयर्स है और स्पाउस की डिटेल्स एंटर करने हैं और ये एंटर करना है कि आप कितने की एन्युटी परचेज करने वाले हैं। तो हमारे केस में हम एन्युटी परचेज करने वाले 1,40,00,000 की। अब देखिए यहाँ पूरी लिस्ट खुल गई है। अब देखिए यहाँ पे स्कीम नेम लिखे हुए हैं। दिस स्कीम में भी ना 2 तरीके के ऑप्शन हैं। एक है विद आरओपी, मतलब आपने 1,40,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए एन्युटीज परचेज करने के लिए, आपकी अगर डेथ हो जाती है तो वो 1,40,00,000 आपके डिपेंडेंट को मिल जाएगा, नॉमिनी को मिल जाएगा। और फिर एक कैटेगरी ऑफ स्कीम होती है विदाउट आरओपी, मतलब को पेंशन मिलती रहेगी लेकिन वो आपकी डिमाइस पर वो आरओपी किसी को नहीं मिलेगी। उसमें मल्टीपल कैटेगरीज है। विद आरओपी में 3 तरीके की कैटेगरी है, एन्युटी फॉर लाइफ, जॉइंट लाइफ एन्युटी और एनपीएस फैमिली इनकम। और विदाउट आरओपी में 2 तरीके की एन्युटीज है, एन्युटी फॉर लाइफ, जॉइंट लाइफ एन्युटी। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेंशन प्रोवाइडर्स मिल रहे हैं। लेट्स से आपने एसबीआई का पेंशन प्रोवाइडर से अपनी पेंशन फिक्स कराई, वहां से आपने एन्युटीज परचेज की। तो एसबीआई के केस में आपको हर एक कैटेगरी में, हर एक स्कीम में कितने तक की पेंशन मिल जाएगी और हर एक स्कीम का मतलब क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एन्युटी फॉर लाइफ विद आरओपी। इस केस में क्या होगा कि रिटायरमेंट के बाद आप सब्सक्राइबर को मंथली पेंशन मिलती रहेगी और उनकी डिमाइस के केस में वो जो रिटर्न और परचेज प्राइस है वो उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। मतलब 1,40,00,000 रुपए थे वो उनके नॉमिनी को मिल जाएगी। और यहाँ पर हम कितने की एन्युटीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 73,575 रुपीज पर मंथ उनको मिल जाएगा। सेकेंड है जॉइंट लाइफ एन्युटी विद आरओपी। यहाँ पर एन्युटी सब्सक्राइबर को मिलती रहेगी। ऑन डेथ ऑफ स्पाउस जो मंथली पेंशन है वो सीज हो जाएगी और 100% मतलब 1,40,00,000
नॉमिनी को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप कितने की एन्युटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 72,543 रुपीज की। अब फैमिली इनकम विद आरओपी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या है कि रिटायरमेंट के बाद सब्सक्राइबर को अपना मंथली पेंशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइबर की डेथ पे स्पाउस को मिल जाएगा, स्पाउस की डेथ पे डिपेंडेंट मदर को मिल जाएगा, डिपेंडेंट मदर की डेथ पे डिपेंडेंट फादर को मिल जाएगा, और जो लास्ट एन्युटेंट है जो कि फादर हैं, उनकी डेथ के बाद में जो पूरा अमाउंट है वो नॉमिनी को मिल जाएगा और पेमेंट सीज हो जाएगी। यहाँ पर आप कितने की एन्युटी एक्सपेक्ट कर सकते? 72,543 रुपीज की। अब आते हैं विदाउट आरओपी, जहां पर आपको रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस नहीं मिलेगा। तो फोर्थ प्लान है एन्युटी फॉर लाइफ विदाउट आरओपी। तो इस केस में क्या होगा? रिटायरमेंट के बाद सब्सक्राइबर को मंथली पेंशन मिलती रहेगी, उनकी डेथ के बाद में एन्युटी सीज हो जाएगी और कोई आरओपी रिटर्न तो मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर आप कितने की पेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 75,434 रुपीज की पेंशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट पेंशन स्कीम की बात कर लेते हैं, जो कि जॉइंट लाइफ एन्युटी विदाउट आरओपी। इस केस में क्या होगा कि जो पेंशन है वो सब्सक्राइबर को मिल जाएगी, ऑन डेथ एन्युटी स्पाउस को मिल जाएगी, ऑन डेथ ऑफ स्पाउस जो एन्युटी सीज हो जाएगी और कोई भी फर्दर पेमेंट नहीं होगी। उस केस में जो मंथली पेंशन होगी वो हो जाती है 73,395 रुपीज। अब यहाँ पर आप एक डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी आरओपी के साथ में आपने कोई प्लान लिया तो उस केस में कंपैरेटिवली पेंशन कम रही है, और जैसे ही विदाउट आरओपी के स्कीम में जाएंगे तो वहां पे पेंशन इंक्रीज हो जाती है। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी एन्युटीज परचेज करनी है। इस वीडियो में मैंने ये बात की है कि आप कितने का इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना आपको एन्युटीज में डालना है, कितना आपको लमसम विड्रॉ करना है। पेंशन कैलकुलेशन के लिए जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि वो जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उस पे आप कितने की पेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।